नमस्कार दोस्तों, मैं जीतन द्विवेदी आप सभी का कुशाग्र चैनल पर बहुत बहुत स्वागत है। आज हम यूनिट फर्स्ट में कुछ जो उसके टॉपिक हैं उनको हम पढ़ेंगे, जैसे मध्य प्रदेश की प्रमुख कलाएं एवं स्थापत्य कला, इनको हम देखेंगे। और जो आपकी यूनिट फर्स्ट में हिस्ट्री का पोर्शन है वो हमारे वीडियो ऑलरेडी डले हुए हैं, आप उनको वहाँ देख सकते हैं और उसी सीरीज को हम वहाँ कंटिन्यू करेंगे कुछ दिनों बाद। अभी हम हिस्ट्री के पोर्शन को छोड़ते हुए आगे जो एग्ज़ाम के दृष्टिकोण से इम्पोर्टेंट है, जैसे आपकी मध्य प्रदेश की प्रमुख कलाएं, स्थापत्य कलाएं, इन सबको देखेंगे ताकि आपका सिलेबस थोड़ा सा रनिंग में आ पाए। ठीक, तो हम देखेंगे मध्य प्रदेश की प्रमुख कलाएं। तो प्रमुख कलाओं में हम क्या पहले तो जानेंगे हम कला होती क्या है, कला की परिभाषा जानेंगे, कला किस शब्द से या किस भाषा से बना है, किस धातु से बना है और उसका अर्थ क्या है, इन चीज़ों को डिस्कस करेंगे। और सर्वप्रथम प्रयोग कब हुआ है, किस काल में हुआ है, इसको भी देखेंगे और उसकी परिभाषाएं देखेंगे। मैथिली शरण गुप्त ने एक कथन बोला है कला के संबंध में, या उन्होंने परिभाषा दी है, उसको भी देखेंगे। और कला में हम क्या पढ़ेंगे, कला में हम पढ़ेंगे शिल्प कला, आपकी मूर्ति कला, इन सब कलाओं को हम पढ़ेंगे। इसका स्थापत्य कला में हम मंदिर, गुफाओं वगैरह को भी क्या करेंगे, देखेंगे। तो एक एक कर हम टॉपिक बढ़ेंगे, आप सिलेबस के अकॉर्डिंग इसको मैच करके पढ़ सकते हैं। यानी हम आज क्या पढ़ने वाले हैं, यूनिट फर्स्ट हम पहले भी चालू कर चुके हैं, परंतु वो हिस्ट्री का पोर्शन था और हम हिस्ट्री को उसी सीरीज को कंटिन्यू करेंगे जहां तक हमने पढ़ाया हुआ है। अभी हम आगे पढ़ना है, यानी यूनिट फर्स्ट को ही दो सीरीज हमारी चलेंगी, आप देखेंगे प्ले लिस्ट पर। तो आज हम पढ़ेंगे मध्य प्रदेश की प्रमुख कलाएं एवं स्थापत्य कला। तो सबसे पहले हम देखेंगे कला होती क्या है। तो कला को इंग्लिश में और फ्रेंच में आर्ट कहते हैं। तो इसकी एक परिभाषा जानेंगे आप, जो कि आपको एग्जामों के आप जानेंगे कला होती क्या है। तो कला जिसमें होगी उसमें एक विशेष कौशल जरूर होगा, यानी कला उन सारी क्रियाओं को कहते हैं जिनमें कौशल अपेक्षित हो, यानी कौशल उसमें क्या होना चाहिए, अनिवार्य होना चाहिए, कौशल यानी स्किल होना चाहिए। तो हम एक परिभाषा देखते हैं उसकी पहले, और हम मध्य प्रदेश की जो ये पोर्शन है इससे बहुत सारे प्रश्न बनते हैं, तो कोशिश करेंगे हम कि इसको भी हम स्टार्ट करें आज। कला, पहले तो आप जाने कला क्या है। कला को आप इंग्लिश में जानते हैं, इसको आर्ट कहते हैं। तो इसकी पहले एक डेफिनेशन देखें आप, क्योंकि इसके बाद ही हम मध्य प्रदेश की प्रमुख कलाओं को देखेंगे, जिनमें हम शिल्प कला देखेंगे, हम मूर्ति कला को देखेंगे, हम आपकी क्या देखेंगे, हम चित्रकला को भी देखेंगे। तो इसकी एक परिभाषा लिखते हैं हम। कला उन सारी क्रियाओं को कहते हैं, कला उन सारी क्रियाओं को कहते हैं, क्रियाओं को कहते हैं जिनमें कौशल, स्किल इसको कहते हैं, जिनमें कौशल अपेक्षित हो, अपेक्षित हो। ये एक क्या हो गई, ये आपकी एक परिभाषा हो गई। तो कला समझे आप, जैसे कोई मूर्ति बना रहा है, पत्थर से नक्काशी करके मूर्ति बना रहा है, तो ये क्या है, जिसमें कौशल है, जिसमें एक स्किल है, ठीक है ना। जैसे चित्रकला हो रही है, तो चित्रकला क्या है, काम आदमी नहीं कर पाता है, उसमें भी क्या है, कि स्किल है, कौशल है। तो कला उन सारी क्रियाओं को कहते हैं जिनमें कौशल अपेक्षित हो, यानी उसमें कुछ ना कुछ स्किल हो। स्किल में जैसे पढ़ाना, ये भी एक कौशल है, ये भी एक स्किल है। आपका नाटक हुआ, नाट्य मंच हुआ, है ना, काव्य कविता जो बोलते हैं, मूर्ति कला जो बनाते हैं या मूर्तियां बनाते हैं, है ना, जो शिल्प में बनाते हैं, जैसे शिल्प में आपकी काष्ठ शिल्प होती है, गुड़िया शिल्प होती है ना, आपका लोहा शिल्प होता है, तांबा शिल्प, पीतल हो, जैसे पीतल के बर्तन बनते हैं। तो ये सब क्या होती हैं, ये सब क्या होती, कलाएं होती हैं। और कलाओं यानी कुछ उसमें अपेक्षित क्या होगा, कौशल होगा। तो आपने एक परिभाषा यहां जानी। अब कला उन सारी क्रियाओं को कहते हैं जिनमें कौशल अपेक्षित हो, ये एक डेफिनेशन आपको जानना चाहिए। ठीक, इसके बाद हम देखते हैं इसी कला में से एक पॉइंट और निकालते हैं कि जो कला है वो आपकी संस्कृत भाषा का शब्द है। तो अगला बिंदु लिखेंगे आप, कला संस्कृत भाषा का है। कला संस्कृत, इसको लिखेंगे आप
कला संस्कृत भाषा का शब्द है। कला संस्कृत भाषा का शब्द है। ये भूमिका है, हम इसको पढ़ने के पहले सब चीज़ें आपको जानना चाहिए कि जो कला है वो संस्कृत भाषा का शब्द है, और कला जो है वो आपके कल धातु का बना हुआ है। तो इसको लिखेंगे कल धातु, आपके कल धातु से बना है, ठीक, बना है। और जो इसका अर्थ होता है वो भी आप यहीं लिख लें। इसका जो अर्थ होता है वो होता है प्रेरित करना, पैदा करना, और एक चाहो तो आप लिख सकते हैं क्या, बनाना। तो ये सब चीजें क्या होती हैं, इसके अर्थ होते हैं, ठीक। ये आपने यहां तक जाना, एक डेफिनेशन जानी। और कला जो है संस्कृत भाषा का शब्द है, कल धातु से बना है, जिसका अर्थ होता है प्रेरित करना या पैदा करना या बनाना, ठीक। जैसे बनाने का अर्थ है पत्थर से मूर्ति को बनाना, तो ये क्या होता है, ये आपका कला आपने यहाँ जाना। अब एक चीज और आप यहाँ देखेंगे, अंग्रेजी और फ्रेंच में, इसको हम यहीं लिखा दे रहे हैं, अंग्रेजी और फ्रेंच में इसको क्या कहा जाता है, आर्ट कहा जाता है। आर्ट यानी इस तरीके से आपने देखा होगा, कई बार आपने सुना होगा आर्ट है, ये बड़ा बहुत अच्छा आर्ट है, ये बहुत अच्छी पेंटिंग करता है, इसमें ये कला है। कला है यदि उसमें क्या है, एक स्किल है यानी कौशल है, ठीक। तो ये आपने कुछ बेसिक्स यहाँ जाने। इसके बाद एक परिभाषा और हम आपको बताते हैं, इसको आप रख करें, और एक परिभाषा और लिख लें आप कला की। लिखेंगे आप मनुष्य जिस माध्यम से, ताकि आपके पास एक दो परिभाषा रहे, मनुष्य जिस माध्यम से अपने विचारों, माध्यम से अपने विचारों, अपने विचारों एवं भावनाओं को क्या कर सके, भावनाओं को प्रकट करता है, वो उसे कला कहते हैं। भावनाओं को प्रकट करता है, उसे कला कहते हैं, ठीक। अभी एक परिभाषा हमने क्या लिखाई थी, कला उन सारी क्रियाओं को कहते हैं जिनमें कौशल अपेक्षित हो, एक हमने परिभाषा ये लिखाई। अब कैसी कला है, मतलब क्या, तो आप लिखेंगे शिल्प कला होती है, उदाहरण जैसे, फिर होती है चित्रकला, फिर मूर्ति कला आदि। तो ये सब क्या है, यही तो है कलाएं, ठीक। और एक आध दो पॉइंट और लिख लें आप, ये लिख लें कला शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग ऋग्वेद में हुआ है, ठीक है। तो लिखेंगे कला शब्द का प्रयोग, कला शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग ऋग्वेद में हुआ है, ठीक। यानी इसको पूछा जाए कब हुआ है, तो लिख सकते हैं आप प्रथम शताब्दी, ठीक। और इसके बारे में जाने, सर्वप्रथम जो कला है इसका प्रयोग जो किया था आपके भरत मुनि ने अपने नाट्य शास्त्र में किया था। तो लिखेंगे कला शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम, कुछ बेसिक फैक्ट्स हैं जो आपको ध्यान रखना चाहिए। कला शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग भरत मुनि ने अपने नाट्य शास्त्र में
किया था। ठीक, तो आपने ये बेसिक जाना। मैथिली शरण गुप्त ने भी कहा था कि अभिव्यक्ति की कुशल शक्ति ही क्या है, कला कहलाती है। पर अब इतना सारा कहाँ लिखेंगे आप, कुछ बेसिक जानना है तो एक परिभाषा यानी कला क्या है। कला उन सब समस्त क्रियाओं को कहते हैं जिनमें कौशल अपेक्षित हो। कौशल यानी स्किल, कुछ ना कुछ उसमें स्किल होना चाहिए। उदाहरण के रूप में हमने देखा तो चित्रकला, शिल्पकला, ये सब हम पढ़ेंगे। यही मध्य प्रदेश की हम कला में जो आपके सिलेबस में दिया है इसके अंतर्गत हम इसी को ही यहाँ पढ़ते हैं। ठीक, तो बाकी देखा आपने कला जो है वो संस्कृत भाषा का शब्द है, कल धातु से बना हुआ है जिसका अर्थ प्रेरित करना, पैदा करना, बनाना, ये सब होता है। और अंग्रेजी और फ्रेंच में इसको आर्ट भी कहते हैं, ये भी आपने देखा। अब क्योंकि हमारा टॉपिक क्या है, हमारा टॉपिक है मध्य प्रदेश की प्रमुख कलाएं। अब प्रमुख कलाएं में क्या देखा आपने, शिल्पकला होती है, आपने देखा चित्रकला होंगी, तो ये सब हम मध्य प्रदेश की ही तो पढ़ेंगे। और इसके बाद हम पढ़ेंगे स्थापत्य कला। यही सिलेबस है, सिलेबस की लाइन के अकॉर्डिंग हम किस तरीके से इसको करा रहे हैं इसको आपको ध्यान रखना होगा। अब हम शिल्प कला के कला में हम क्या पढ़ेंगे, कला में हम पढ़ेंगे स्किल को पढ़ेंगे। तो हम मध्य प्रदेश में क्या देखेंगे, शिल्प कला पढ़ेंगे पहले मध्य प्रदेश में। तो अगली हेडिंग डालेंगे आप लोग मध्य प्रदेश की शिल्प कला, यानी प्रमुख कलाओं के अंतर्गत हम अब क्या पढ़ने वाले हैं, शिल्प कलाओं को। इसके बाद हम चित्रकला को, मूर्ति कला को, इन सबको हम धीरे धीरे पढ़ेंगे जो भी आपके सिलेबस में है और एग्जाम के दृष्टिकोण से महत्वपूर्ण है। हेडिंग डाले मध्य प्रदेश में शिल्प कला। तो हम पहला पढ़ने वाले हैं अब, पहली कलाओं मध्य प्रदेश में शिल्प कला। कौन कौन सी मध्य प्रदेश में प्रमुख शिल्प कलाएं हैं उनको हम यहाँ देखेंगे। ठीक है, तो आपकी हो गई। इसको शिल्प कला को इंग्लिश में क्राफ्ट कहते हैं, चाहो तो इसको भी आप लिख सकते हैं, क्राफ्ट्स ऑफ एमपी। ठीक, तो इसके बारे में जाने कि शिल्प कला किस किस चीज़ों से बनती हैं। तो आप लिखेंगे शिल्प कला लकड़ी बांस, लिखेंगे शिल्प कला लकड़ी बांस कागज, इन सब से क्या बनती है, इन्हीं सब से आपकी क्या होती है, शिल्प कला बनती है। कपड़ा, मिट्टी, पत्थर, ठीक है, ये सब क्या लिखेंगे, मिट्टी पत्थर आदि की सहायता से बनाई जाती है ना। धातु भी होती है, आदि की सहायता से, आदि की सहायता से बनाई जाती हैं। क्या बनाई जाती हैं, शिल्प कला यानी क्राफ्ट्स बनाए जाते हैं। ठीक, तो पहला बिंदु आपने ये देखा। दूसरा यहाँ देखेंगे जो मध्य प्रदेश की शिल्प कला है, मध्य प्रदेश के साथ साथ बाहर भी प्रसिद्ध है, यानी देश विदेशों में प्रसिद्ध है। आपको भी याद हो वर्तमान में 2023 में मध्य प्रदेश की शिल्प कला यानी गुड़िया कला के क्षेत्र में आपके जो आपके दो दाम्पति हैं, आपके श्री रमेश परमार और शांति परमार, ये दो पति पत्नी हैं, इनको ही पद्मश्री मिला है। किस किस क्षेत्र में मिला है, गुड़िया शिल्प के क्षेत्र के रूप में मिला है, यानी गुड़िया कला के रूप में मिला है। और ये दोनों कहाँ से संबंधित है, झाबुआ संबंध है। झाबुआ शिल्प कला गुड़िया अपने लिए भी क्या है, एक फेमस है। अभी हम उसको आएंगे टॉपिक पर तो वहाँ भी इसको और क्लियर करेंगे। तो यही शिल्प कला को हम यहाँ देख रहे हैं। तो क्या लिखेंगे, मध्य प्रदेश के साथ साथ विदेशों में प्रसिद्ध है। क्या प्रसिद्ध है, मध्य प्रदेश की शिल्प कला। और पद्मश्री भी इस बार गुड़िया के कला के रूप में मिला है, गुड़िया शिल्प कला, यानी आपके जो गुड़िया बनाई जाती हैं उनके लिए। अभी हम उन पर भी चर्चा करेंगे। तो उनकी भी जो गुड़िया शिल्प कला है वो भी देश विदेशों में काफ़ी विख्यात थी। ठीक, चलो अब आप लिखते हैं शिल्प कला के रूप में, पहला डाल लें आप हेडिंग मिट्टी शिल्प कला। अब हम शिल्प कला जान चुके हैं, शिल्प कला किस किस चीज़ की सहायता से बनाई जाती है, क्राफ्ट वगैरह।
अब हम क्या देखने वाले हैं? अब हम देखने वाले हैं शिल्पकला में पहला पोर्शन हम पढ़ते हैं मिट्टी शिल्पकला। अच्छा, मिट्टी शिल्पकला जो है तो सबसे प्राचीन है, यानी सबसे प्राचीन शिल्पकला के रूप में देखा जाए तो मिट्टी शिल्पकला है। ठीक है, आप लिखेंगे यह सबसे पुरानी शिल्पकला है। कौन सी? मिट्टी शिल्पकला। आपको याद हो, यदि आप सिंधु सभ्यता यदि हमने पढ़ाया है, आप उन वीडियो में देखेंगे तो हमने बताया कि जो मिट्टी से मूर्तियां बनती थी उनको टेराकोटा की मूर्तियां कहा जाता था। तो यहाँ भी आप देखेंगे मिट्टी से जो शिल्पकला या जो मूर्तियां खिलौने बनते हैं उनको हम टेराकोटा कहते हैं। तो आप चाहो तो ब्रैकेट में यहाँ लिख सकते हो टेराकोटा। ठीक, चलिए लिखेंगे पहला इसमें बिंदु लिखेंगे आप क्या? यह सबसे पुरानी शिल्पकला है। यदि प्रश्न एमपी में यही बन जाता है मध्य प्रदेश की सबसे पुरानी शिल्पकला कौन सी है, तो आपकी मिट्टी शिल्पकला है। तो लिखेंगे यह सबसे पुरानी शिल्पकला है। यह है सबसे पुरानी शिल्पकला है। आप पढ़ क्या रहे हैं? आप मध्य प्रदेश की प्रमुख कलाएं पढ़ रहे हैं। उन सबसे प्रमुख कलाओं में हमने पहला पोर्शन प्रारंभ किया है शिल्पकला। जब शिल्पकला सारी एमपी की पढ़ा देंगे, इसके बाद हम मध्य प्रदेश की चित्रकला पढ़ाएंगे। समझ रहे हो? आपको चीजें स्पष्ट हो कि हम पढ़ क्या रहे हैं और पढ़ा क्या जा रहा है। ठीक, अब कुछ विशेष बातें आप ध्यान रखें किसमें? मिट्टी शिल्पकला के रूप में, जो आपको एग्जाम के दृष्टिकोण से या इसके संबंध में आपको जानना चाहिए। तो आप लिखेंगे इस तरीके से। नोट्स भी आप जैसे हम बोर्ड पे बनवा रहे हैं, आप में से नोट्स को भी बनाएंगे। तो मिट्टी के क्या बनते हैं? मिट्टी से खिलौने और मूर्तियां इत्यादि बनाई जाती। तो लिखेंगे मिट्टी से खिलौने एवं मूर्तियां बनाई जाती हैं। ठीक, एक हो गया पहला बिंदु। दूसरा देखें आप, मंडला में दो जनजातियां रहती हैं, पुनिया और आपकी अरहरिया। ये शिल्पी टेराकोटा के लिए जानी जाती है, विशेष हैं। तो आप इनको भी यहां लिखेंगे। मंडला में दो जनजातियां रहती हैं, पुनिया और आपकी अरहरिया। ये दो जनजाति जो है, ये दोनों कौन है? जनजाति। तो लिख लेंगे जनजातियां हैं। ये जनजातियां जो हैं वो क्या करती हैं? ये मूर्ति शिल्पकला या मिट्टी की मूर्ति या टेराकोटा शिल्पी कहलाती है। यह है मिट्टी की मूर्ति जिसको टेराकोटा शिल्पी कहलाते हैं। कौन? ये दो जनजातियां कहाँ रहती है? मंडला जिले में रहती हैं। ठीक है, इनकी और खास बात क्या है? इनको आप यहीं लिख लें। ये लोग बनाते क्या हैं, यानी जो जनजातियां हैं किस तरीके से बनाते हैं? तो लिखते हैं ये लोग बनाते हैं बड़ी देवी और फुलवारी देवी की प्रतिमाएं बनाते हैं। लिख लेंगे आप बड़ी देवी और फुलवारी देवी की प्रतिमा बनाते हैं। और किससे बनाते हैं? मिट्टी से बनाते हैं। ठीक है, यहां तक आपको क्लियर हो गया। इसमें ही देख लेंगे आप कुछ विशेष जगह है। जैसे हमने क्या बताया, ये दो जनजातियां जो है मंडला जिले में है, क्या बनाती है? बड़ी देवी की प्रतिमा और आपकी फुलवारी देवी की प्रतिमा बनाते हैं, यानी मिट्टी से मूर्तियां बनाते हैं। इसलिए इनको टेराकोटा शिल्पी भी कहते हैं। एग्जाम में पूछा जा सकता है कौन सी जनजातियां जो है वो आपकी टेराकोटा की शिल्पी कहलाते हैं। तो मंडला में पुनिया और अरहरिया जनजातियां हैं। अब इसको थोड़ा सा रब करते हैं, विशेष में ही हम कुछ पॉइंट्स और लिखाते हैं। ये पोर्शन जटिल है और इसके सिलेबस अकॉर्डिंग बहुत कम आपको कंटेंट बाहर मिलता है, इसलिए आप इसको अपने हाथों से
स्क्रीनशॉट लेते हुए बनाएं। विशेष में हम अभी चल ही रहे थे और अभी हमने आपको मंडला में 2 जनजातियां बताई थी जो टेराकोटा की शिल्पी है, और कुछ विशेष जगह की पहचान है, जैसे पशु पक्षियों की आकृतियां, पशु पक्षियों की आकृति मिट्टी से बनाती हैं, तो ये कुछ जिले में फेमस है। ठीक है, तो पशु पक्षियों की जो आकृति है वो आपकी धार व झाबुआ में बनाई जाती है, धार व झाबुआ में। यानी मिट्टी, क्या पढ़ रहे हो आप, मिट्टी शिल्प कला के अंतर्गत जो पशु और पक्षियों की आकृतियां बनाई जाती हैं वो धार व झाबुआ जिले में बनाई जाती हैं। अगला देखें, देवी देवताओं की, देवी देवताओं की आकृति बनाई जाती है, तो वो एक जिला है आपका रीवा व शहडोल। यदि प्रश्न टफ बना तो पूछा जा सकता है रीवा व शहडोल, और सिलेबस में दिया गया है तो बिल्कुल पूछा जाएगा। जो अब एग्जाम होना है 21 तारीख को, इसमें ही पूछा जाएगा। जो अगला भी होगा 2-4 महीने बाद, उसमें भी ये सब चीजें इंपॉर्टेंट बनी हुई हैं आपकी। फिर लिखेंगे जानवरों की आकृतियां, जानवरों की आकृतियां, तो इसके लिए आपके 2 जिले आपको ध्यान रखने हैं, बैतूल व मंडला, बैतूल व मंडला। तो ये ध्यान रखेंगे। मूर्ति शिल्पकला में या मिट्टी शिल्पकला में क्या, ये जो हमने अभी बेसिक्स लिखाए हैं आपको वो सब इंपॉर्टेंट है। एक पॉइंट और लिख लें आप, बड़ा इंपॉर्टेंट है। एक कला है जो राजस्थान और मध्य प्रदेश के बॉर्डर पर होती है, उसमें नीमच जिले वगैरह आते हैं। तो लिखेंगे मोलेला कला, मोलेला कला राजस्थान और मध्य प्रदेश की सीमा पर, मध्य प्रदेश की सीमा क्षेत्र, अब मध्य प्रदेश के सीमा क्षेत्र कौन सा हो रहा है, तो नीमच मंदसौर की प्रसिद्ध कला है, ये प्रसिद्ध कला है। तो ध्यान रखना, ये मोलेला जो कला है राजस्थान और मध्य प्रदेश की सीमा पर इसको बड़ी प्रसिद्ध है, नीमच मंदसौर वाले क्षेत्र में। तो ये आपने पहली शिल्पकला में कौन सी शिल्पकला देख ली, आपने मिट्टी शिल्पकला को यहाँ देख लिया है। अगली शिल्पकला हेड डालेंगे काष्ठ शिल्पकला। काष्ठ शिल्पकला मतलब हम लकड़ी से निर्मित शिल्पकला की बात करेंगे। अगली हेडिंग डालें काष्ठ शिल्पकला। नंबर 1 हम पढ़ा चुके हैं शिल्पकला में मिट्टी शिल्पकला को। वीडियो को आप 1-2 बार देखेंगे तो आपको सारी चीजें स्पष्ट हो जाएंगी। मिट्टी शिल्पकला आपने देख ली है। अब नंबर 2 देखते हैं आप काष्ठ शिल्पकला। काष्ठ शिल्पकला कैसे बनती है तो इसको भी आप देख लें। लकड़ी से बनाई जाती है, नामी है काष्ठ से, लकड़ी से क्या होती है, लकड़ी की सहायता से बनाई जाती है। काष्ठ शिल्पकला काष्ठ शिल्प जो कला है आपकी, इसकी जो परंपरा है मध्य प्रदेश में बहुत प्राचीन और समृद्ध है। ये पॉइंट आप यहाँ लिख लें। काष्ठ शिल्पकला, काष्ठ शिल्पकला परंपरा, काष्ठ शिल्पकला परंपरा में मध्य प्रदेश की प्राचीन एवं समृद्ध है, समृद्ध है। वजह मध्य प्रदेश में फॉरेस्ट वैसे भी ज़्यादा है, तो यहाँ लकड़ी की जो परंपरा है काष्ठ शिल्पकला, ये भी काफ़ी समृद्ध और प्राचीन है। बाकी सबसे पुरानी की बात पूछी जाए
तो आप मिट्टी शिल्प कला को ही टिक करेंगे। अब हम इसके बारे में देखेंगे लकड़ी से क्या क्या बनती है। तो आपने देखा गाड़ियों के पहिए बनते हैं, देवी देवताओं की मूर्तियां बनाई जाती हैं, घरों के दरवाजे, पाटो, मुखौटों, ये सब चीज़ें काष्ठ शिल्प कला के अंतर्गत बनाई जाती हैं। तो अब यही सब चीज़ें हमें यहाँ देखना है। तो आप लिख लें विशेष, विशेष में पहला पॉइंट हम इसको कंप्लीट करने वाले हैं, यानी काष्ठ शिल्प कला को हम अब देख रहे हैं। लिख लें आप विशेष। जैसे हमने मिट्टी शिल्प कला को देखा उसी तरीके से हम काष्ठ शिल्प कला को भी यहाँ पूरा क्लियर करेंगे। तो लिखेंगे आप गाड़ी के पहियों, गाड़ियों के पहिए, खिलौने, ठीक, और देवी देवताओं की मूर्ति भी बनाई जाती हैं। देवी देवताओं की मूर्ति, गाड़ियों के पहिए, खिलौने, देवी देवताओं की मूर्तियाँ, है ना, दरवाजे, है ना, पाटों, है ना, पाटो हो गया, और मुखौटो इत्यादि, मुखौटो इत्यादि बनाए जाते हैं। ठीक, ये भी आपने एक फैक्ट देखा। और किस लकड़ियों को ज़्यादातर यूज करते हैं, तो आपने देखा है खैर, ये सब हम वन में पढ़ा चुके हैं, आप यूनिट में देखना किस लकड़ी की क्या क्वालिटी है, ये सब हम वहाँ क्लियर कर चुके हैं। सरई, सागौन, खैर, सरई, सागौन, इसके बाद दूधी वृक्ष, दूधी वृक्ष, साल, है ना, और एक वृक्ष और है आपका साल, आदि की सहायता से बनाए जाते हैं। इसको आप लिख लेंगे, आदि की सहायता से बनाए जाते हैं, आदि की सहायता से, आदि की सहायता से। अच्छा, इसमें ये लोग क्या करते हैं, साथ साथ एक उसमें गोंद, जिंक पाउडर व विभिन्न रंगों का प्रयोग करते हैं ताकि उसमें कलरफुल डिजाइन बन सके। तो आप लिख सकते हैं इसी को हम आगे यहाँ लिख कंटिन्यू कर रहे हैं, सहायता से बनाए जाते हैं। इसी में गोंद, है ना, गोंद मिलाते हैं, एक जिंक पाउडर हुआ, गोंद, जिंक पाउडर, और विभिन्न रंग मिलाए जाते हैं, विभिन्न रंगों का प्रयोग करते हैं लोग। ठीक, बस ये हो गया क्या, विशेष। अब हमें अभी और विशेष में बताएंगे हम क्या। जैसे कोरकू जनजाति में मृतक स्तंभ बनता है, तो वो भी क्या है, आपकी काष्ठ शिल्प कला के अंतर्गत हम उसको रखते हैं। लिखेंगे आप, जो आपसे एग्जाम में अब पूछे जाएंगे विशेष में। ये तो आपने देखा कि काष्ठ शिल्प कला के अंतर्गत क्या बन रहे हैं, गाड़ियों के पहिए बन रहे हैं, देवी देवताओं की मूर्ति बन रहे हैं, दरवाजे बन रहे हैं, खिड़की बन रहे हैं, पाटो बन रहे हैं, मुखौटे बन रहे हैं, लकड़ियों में खैर, सरई, ये सब बनी रहा है ना, दूधी वृक्ष बन रहा है, इसमें गोंद व जिंक पाउडर और बहुत सारे कलर मिलाकर उसको रंगीन भी बनाया जा रहा है। अब आपको एग्जाम के दृष्टिकोण से कुछ हम लिखा रहे हैं, जैसे कोरकू, कोरकू जनजाति में निर्मित एक, उनके यहाँ एक परंपरा होती है, मृतक स्तंभ बनाते हैं, उसको लिखते हैं मृतक स्तंभ, और वो काष्ठ शिल्प कला के अंदर हम उसको रखते हैं। तो जो मृतक स्तंभ बनता है उसको मांडो कहते हैं। आपसे एग्जाम में प्रश्न बनेगा कि मांडो जो है, जो मांडो है, जो आपकी काष्ठ शिल्प कला के अंतर्गत आती है, ये किस जनजातियों में इसका, या किस जनजाति की शिल्प कला है। तो आपको ध्यान रखना है, कोरकू जनजाति एक मृतक स्तंभ बनाती हैं और उसका जो नाम होता है वो होता है मांडो। ठीक है, इसी प्रकार भीलों की भी बात कर लें आप, भील जनजाति, यूनिट फर्स्ट में आपकी जनजातियां भी हैं, इनको भी हम बहुत ज़्यादा डिटेल में देखेंगे। तो भीलों जनजाति के कलात्मक
और डैश लगा के लिखें। ये तो हो गए कोरकू के लिए मृतक स्तंभ बनाती है, तो भीलों के लिए दिवग्या, दिवग्या, दिवग्या काष्ठ कला के श्रेष्ठ नमूने हैं। दिवग्या काष्ठ शिल्प कला के प्रसिद्ध नमूने हैं। ठीक है, नमूने हैं। आपको बस ये ध्यान रखना है कि जो मांडो है वो कोरकू जनजाति में बड़ा शिल्प कला के लिए जाना जाता है, और आपका दिवग्या जो भील जनजातियों की एक कलात्मक क्या है, काष्ठ शिल्प कला का नमूना है। अब मुखौटा जो परंपरा होती है मंडला में, बैगा और गोंड जनजाति मुखौटों का भी प्रयोग करती हैं। तो लिखेंगे मंडला में बैगा और गोंड जनजाति किसका प्रयोग करती हैं, मुखौटों का। ठीक, तो ये आपने देखा एक कुछ काष्ठ शिल्प कला के अंतर्गत ये जनजातियों को भी देखा कि इनमें भी कुछ लकड़ियों के बहुत सारी चीजें बनाई जाती हैं और विशेष नामों से, जैसे मृतक स्तंभ यहाँ मांडो से बनाई जा रही हैं, भीलों में दिवग्या बनाई जा रही हैं, बैगा और गोंड में आपकी क्या मुखौटों की जो परंपरा है, मुखौटा बना के आपने देखा है, उस तरीके की बात यहाँ बता रहे हैं। अब खराद कला है, खराद कला भी काष्ठ कला के अंतर्गत ही मानते हैं, फिर भी हम उसको अलग से हेडिंग डला के पढ़ा दे रहे हैं। उसमें लकड़ी को सुडोल रूप दिया जाता है ताकि उससे सुंदर खिलौने व सामान बनाया जा सके, सजावटी सामान। ठीक है, तो लकड़ी को सुडोल रूप देने की कला है, खिलौने एवं सजावटी सामान बनाते हैं। तो आप लिख लें खराद कला। बाकी उसको हम एक टाइप से, क्योंकि बनना तो लकड़ी से, इसलिए उसको काष्ठ कला के अंतर्गत भी रखते हैं। फिर भी अलग से पूछा जाए कि खराद कला क्या है तो भी आप जाने रहें। जैसे सुपारी कला है तो वो भी तो लकड़ी से ही है ना। शहडोल शिल्प कला है, फिर भी अलग नाम से भी बुक किताबों में आपको उपलब्ध है, इसलिए आप कहीं डाउट्स ना खाएं। चाहो तो हम इसके अंतर्गत ही बता दे रहे, या चाहो तो उसको आप इंडिविजुअल भी जानते रहे। जैसे हम इसके अंतर्गत ही देखें तो हमने क्या बोला, खराद कला। ठीक है, ठीक है, इसके अंतर्गत ही हम इसको पढ़ ले रहे हैं ताकि आपको डाउट ना हो, क्योंकि बनना सब किससे है, लकड़ी से ही है। तो आप लिखेंगे लकड़ी को सुडोल रूप देने की कला, लकड़ी को सुडोल रूप देने की कला। ठीक है, क्या कहलाती है, खराद कला। अब सुडोल रूप क्यों देना है, ताकि खिलौने और सजावटी सामान, ताकि खिलौने एवं सजावटी सामान बनाए जा सकें। ठीक, अब क्षेत्र में कौन कौन से क्षेत्र में ये खराद जो कला है वो कहाँ फेमस है, तो इसमें लिखेंगे आप श्योपुर, बुधनी, मुरैना, रीवा। श्योपुर, बुधनी, मुरैना, रीवा आदि। ठीक, तो ये आपको ध्यान रखना है। केवल खराद कला क्या है और बनता किससे, सागौन है, दूधी वृक्षी है, कदम हुआ, सलाई हुआ, आदि वृक्षों से बनाए जा सकते हैं। तो इसको चाहो तो एक पॉइंट और आप लिख लें, कौन कौन सी लकड़ियां प्रयोग में होती हैं, तो सागौन हुआ, दूधी वृक्ष हुआ, लिखना चाहो तो लिख सकते हो, सागौन, दूधी वृक्ष, कदम आदि। इन लकड़ियों का, साल वगैरह आप भी लिख सकते हैं। इनको लकड़ी को इस तरीके से उसको काटा पीटा जाता है कला से कि ताकि वो सुडोल दिखे और खिलौने और सजावटी सामान बड़े अच्छे लगे। तो खराद कला बना तो लकड़ी से, इसलिए हमने शिल्प कला, काष्ठ कला को आपको यहीं इसके अंतर्गत खराद कला को भी दिखा दिया है। अब सुपारी शिल्प कला है। सुपारी क्या है, भगवान गणेश की मूर्ति सुपारी में बनाई जाती हैं, सुपारी पर, है ना, सुपारी पर। तो वो भी क्या है, ये तो लकड़ी का हिस्सा। तो इसी तरीके से हम इसे यहाँ ही लिख दे रहे हैं आपको, ताकि आपको दोनों चीज़ें स्पष्ट रहें। अलग से भी यदि दिया जा रहा है तो भी आपको दिक्कत ना हो, और यदि काष्ठ कला के अंतर्गत भी उसको पढ़ रहे हैं तो भी आपको समस्या ना हो। तो अगला क्या हमने लिखाया, सुपारी कला या सुपारी शिल्प कला।
क्या होता है इसमें? आप सुपारी तो आपने देखी है, तो उसमें सुपारी पर भगवान गणेश की प्रतिमा उकारी जाती है या भगवान श्री गणेश की मूर्तियां बनाते हैं। तो लिखेंगे सुपारी पर भगवान गणेश की मूर्ति बनाई जाती है। तो ये भी क्या है? एक आर्ट है, कला है, ठीक है ना। और कहाँ, किस क्षेत्र में ये ज़्यादातर बनती है? तो रीवा जिले में। ये प्रश्न आया हुआ है, रीवा जिले में सुपारी शिल्प कला फेमस है। तो सुपारी ये सब क्या है? सब है, तो सब काष्ठ शिल्प कला के अंतर्गत ही इसको मानते हैं। यदि अलग से यदि आप पढ़ रहे हैं तो भी कोई दिक्कत नहीं है। अब अगली आप हेडिंग डालें, शहडोल की काष्ठ कला। ये छोटे छोटे प्रश्न बन जाते हैं और शिल्प कला आप देख ही चुके हैं। क्या लिखेंगे आप? शहडोल की काष्ठ शिल्प कला। तो केवल शहडोल जिले में ही ये फेमस है, इसलिए इसको नाम भी क्या पड़ा? शहडोल की काष्ठ शिल्प कला। क्या क्या बनाई जाती हैं? हाँ, लकड़ी की मालाएं बनाई जाती हैं, है ना, सिंदूर की डिब्बी बनाई जाती है और बेलन बनाए जाते हैं। तो बस 3 चीजें ही आप सोचेंगे, लकड़ी की माला, लकड़ी की माला एक, दूसरा सिंदूर की डिब्बी बनाई जाती है, इस यानी लकड़ी की बनाई जाती, फेमस शहडोल जिले में, और बेलन वगैरह। तो ये भी सब क्या है? ये भी तो कौशल की जो वो पड़ती है इसमें सब, ठीक। तो ये हो गई आपकी शहडोल कला, सिंदूर वगैरह ध्यान रखेंगे आप। अब हम कंघी कला पढ़ेंगे, जो बंजारा जनजाति द्वारा बनाई जाती है। इसमें कंघी में क्या होता है? उसके ऊपर बहुत सारी नक्काशी या मीनाकारी की जाती है। तो आप लिखेंगे कंघी कला। ये भी लकड़ी से ही कंघी बन रही है, इसलिए इसको भी आप काष्ठ शिल्प कला के अंतर्गत ही लिखते रहें। यदि अलग से यदि किताबों में दिया है तो भी आपको कोई समस्या नहीं है। तो क्या लिखेंगे हम लिखेंगे कंघी शिल्प कला या कंघी कला। कंघी कला, कंघी कला देखेंगे आप। और इसमें विशेष क्या है? विशेष तो पहले आप यही देखेंगे किस जनजाति द्वारा इसका बना जाता। तो कंघी का श्रेय बंजारा जनजाति को दिया जाता है। पहला लिखेंगे कंघी बनाने का श्रेय, कंघी बनाने का श्रेय बंजारा जनजाति को दिया गया है। यानी जो ये बनाते हैं कंघी शिल्प कला, ये बंजारा जनजाति बनाते हैं। अच्छा, क्या बनाते हैं? तो हम अब इसमें आप लिखेंगे कंघियों में कढ़ाई, कंघियों में कढ़ाई, यानी उसमें नक्काशी वगैरह करते हैं ताकि बड़ा सुंदर दिखे वो कंघी। कढ़ाई के सुंदर काम के साथ, कढ़ाई के सुंदर काम के साथ उसमें मीनाकारी, यानी कुछ कांच के कुछ ऐसे डिजाइन वाली चीजें, मीनाकारी का कार्य भी किया जाता है, ठीक। और क्षेत्र कौन सा है? तो उज्जैन, रतलाम, नीमच, यानी राजस्थान के बॉर्डर से लगे हुए जिले, क्योंकि बंजारा जनजाति है वो राजस्थान संबंधित। तो आप लिखेंगे उज्जैन, नीमच, रतलाम, मंदसौर भी चाहो तो नाम लिख सकते हैं। तो ये आपकी कंघी कला भी होगी। कंघी बन किससे रही है? लकड़ी से ही बनाई जा रही है, पर कौन सी जनजाति बना रही है? बंजारा जनजाति बना रही है। अब आप ये सब काष्ठ शिल्प कला के अंतर्गत हमने पढ़ लिया। अलग से भी यदि आपको दिया जाता है तब भी आप नाम से भी उसको आप पढ़ सकते हैं, किस जिले में फेमस है और किस चीज़ से वो बनाई जा रही है। अब लिखेंगे आप धातु शिल्प कला।
आपने मिट्टी शिल्प कला देखी, आपने काष्ठ शिल्प कला देखी। काष्ठ शिल्प कला के अंतर्गत हमने आपको जैसे आपका कौन सा था, हाँ, खराद कला, आपकी सुपारी कला, शैडोल कास्ट कला और कंघी कला को हमने उसके अंतर्गत देखा। अब हम देखते हैं धातु शिल्प कला, जिसमें हम लोहे शिल्प को, पीतल शिल्प को और कांस्य शिल्प को देखेंगे। तो अगली हेडिंग डालें आप, धातु शिल्प कला। ये सिलेबस के अकॉर्डिंग ही आपकी यूनिट फर्स्ट में जो मध्य प्रदेश की प्रमुख कलाएं कलाएं दी गई हैं उनको ही हम यहाँ क्रमवार तरीके से पढ़ रहे हैं। धातु शिल्प कला, इसके अंतर्गत हम क्या पढ़ेंगे? हम पढ़ेंगे इसमें सबसे पहले लोहे शिल्प को हम यहां पढ़ेंगे। धातु शिल्प कला के अंतर्गत हम किसको पढ़ रहे हैं? लोहे शिल्प को पढ़ रहे हैं। आप जानते हैं लोहे शिल्प का काम कौन करता है? अगरिया जनजाति करती है। तो चाहो तो इसको इसी फॉर्मेट में बना लो। लोहे शिल्प का काम कौन करता है? अगरिया जनजाति करती है। अगरिया जनजाति, और अगरिया जनजाति है, गोंड की क्या है? उपजाति है। तो ये भी लिख लें, गोंड की उपजाति है। अभी हम जनजातियां पढ़ाएंगे तो वहां स्पष्ट करेंगे। गोंड की उपजाति है, ठीक है। तो काम अगरिया जनजाति करती है और गोंड की उपजाति है, और इनकी प्रमुख देवता है लोहासुर। तो लिख लें अगरिया जनजाति के यही प्रमुख देवता कौन है? लोहासुर, यानी लोहासुर की ये लोग पूजा करते हैं, ठीक है। अब बनाते क्या हैं? बनाते क्या हैं? लोहासुर की पूजा करते हैं और अगरिया जनजाति के जो लोग हैं बनाते क्या हैं? तो कुल्हाड़ी बनाते हैं, है ना। कृषि से संबंधित औजार, औजार बनाते हैं, ठीक है। और क्या बनाते हैं? दराते बनाते हैं, ठीक है। बाकी सभी सामान जो लोहे से संबंधित आप जानते हैं सब बनाए जाते हैं। कढ़ाई वगैरह भी आजकल बनाने लगे हैं। तो लोहे शिल्प के अंतर्गत क्या हो देखा आपने? अगरिया जनजाति इसका काम करती है, प्रमुख देवता लोहासुर है और गोंड इनकी उपजाति है, ठीक है। और क्या क्या बनाती है तो वो भी आपको हमने यहाँ लिखा दिया है। अब इसके बाद लिखेंगे आप पीतल शिल्प। लोहे शिल्प के बाद आप क्या देखेंगे? पीतल शिल्प। क्या लिखेंगे आप? पीतल शिल्प। पीतल शिल्प कहाँ का फेमस है? तो ये इसकी जो प्रसिद्धि है लिखेंगे आप, टीकमगढ़ है, और दूसरे नंबर पर देखने को मिलता है तो वो दमोह है, टीकमगढ़ है, ठीक है। और यदि कई बार आपको दमोह भी बुकों में देखने को मिलता है तो टीकमगढ़ हो गया, ठीक है। अब टीकमगढ़ को ही क्या बोला जा रहा है? पीतल राजधानी कहा जाता है, पीतल राजधानी कहा जाता है। अच्छा, ऐसा क्या बनता है जो बड़ा फेमस करता है टीकमगढ़ को? तो यहाँ राधा कृष्ण की मूर्ति जो बनती है वो टीकमगढ़ जिले में बनती है, और वो विश्व प्रसिद्ध मूर्तियाँ बनाई जाती हैं पीतल की। तो इसके बारे में एक फैक्ट और लिखें, राधा कृष्ण मूर्ति, राधा कृष्ण मूर्ति विश्व प्रसिद्ध है, विश्व प्रसिद्ध है, जो टीकमगढ़ जिले में बनाई जाती है, ठीक। अब अगला लिखेंगे आप कांस्य कला। पीतल हो गया, अब लिखेंगे कांसा। यही सब मध्य प्रदेश में मनाई जाती है। तीसरा इसी में देखेंगे आप कांस्य शिल्प कला।
तो सतना के उचहेरा कस्बे में कांसे के प्रसिद्ध बटलोही नामक पात्र बनाए जाते हैं जो शादियों में दिए जाते हैं। तो लिख लेंगे आप, सतना के उचहेरा कस्बे में प्रसिद्ध तांबे के बटलोही नामक पात्र बनाए जाते हैं ठीक है। और ये शादी के समय दिए जाते हैं। नरसिंहपुर के जिले में एक चिचली है जहां पीतल व कांसे के क्या कहते हैं घंटे बनाए जाते हैं, झांझ बनाए जाते हैं। तो लिख लेंगे आप, नरसिंहपुर जिले के चिचली में, नरसिंहपुर जिले के चिचली में क्या बनाए जा रहे हैं, घंटे और झांझ बनाए जाते हैं। सतना के उचकेरा में बटलोही नामक पात्र बनाए जाते हैं, नरसिंहपुर जिले के चिचली में घंटे व झांझे बनाए जाते हैं। ठीक है, आप लिखेंगे मंडला में कांसे के कटोरे व लोटा बनाए जाते हैं। मंडला में कांसे के, मंडला में कांसा है, सॉरी तांबा नहीं लिखना यहाँ, कांसे, कांसे के बटलोही नामक पात्र बनाए जाते हैं, प्रसिद्ध बटलोही कांसे। मंडला के कांसे के, कांसे से प्रसिद्ध क्या बनाया जा रहा है, एक कटोरे व लोटा बनाए जाते हैं, कटोरे व लोटा बनाए जाते हैं। तो ये कुछ जिले में बनाए जाते हैं, जैसे टीकमगढ़ में आपकी राधा कृष्ण की मूर्ति बनाई जा रही थी, इसी प्रकार ये कुछ जिले फेमस है, इसलिए तो आप इन जिले के रूप में भी ध्यान रखेंगे कि सतना के उचकेरा में बटलोही नामक पात्र बनाया जा रहा है जो शादी में दिया जा रहा है, पात्र काय का बन रहा है, तांबे का बन रहा है। वही नरसिंहपुर के चिचली में झांझवा क्या बनाया जा रहा है, झांझ आपके पीतल व कांसे क्या बनाया जा रहा है, झांझे व घंटे बनाए जा रहे हैं। और इसके साथ साथ ये आपके मंडला में जो है वो कटोरे व लोटे बनाए जाते हैं। तो ये भी क्या है, ये आपने देखा कांस्य कला के अंतर्गत आपने इसको जाना। कुछ कलाएं अभी और बची हैं, वीडियो लंबा हो रहा है तो इसको हम 2 पार्ट में रखेंगे, जैसे गुड़िया शिल्प हुआ, बांस शिल्प हुआ, लाख शिल्प हुआ, छीपा शिल्प हुआ, बाघ प्रिंट हुआ। क्योंकि हमने बताया है कि शिल्प कला के लिए क्या क्या सहायक है, लकड़ी, बांस, पत्थर, कपड़ा, तो ये सब के हम देखेंगे। तो कल क्लास जो होगी वो होगी गुड़िया शिल्प कला के, और जो भी चीज़ें बची हुई हैं बांस शिल्प आपके है ना, तो उसको हम देखेंगे। आज के लिए धन्यवाद।